नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, लाइफ में कुछ बेहतर कर रहे होंगे। साथियों, मेरा नाम है वीरेंद्र कुमार, रग रग में एक्सल। दोस्तों, शॉर्टकट कीज को लेकर के मैं कंट्रोल ए से लेके कंट्रोल जे तक की शॉर्टकट की का वीडियो पहले ही चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। आज हम बात करेंगे कंट्रोल के से लेके कंट्रोल जेड तक की शॉर्टकट की, किस तरह से ये शॉर्टकट की काम करती हैं। आइए देखते हैं। स्टार्ट करेंगे कंट्रोल के से। कंट्रोल के का मतलब होता है हाइपरलिंक। ये हाइपरलिंक होता क्या है? हाइपरलिंक क्रिएट ए शॉर्टकट दैट पॉइंट टू अनदर लोकेशन इन द करंट बुक और ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट स्टोर्ड इन पीसी और ऑन ए नेटवर्क सर्वर और एन इंटरनेट। यानी कि कोई ऐसा शॉर्टकट क्रिएट कर देता है जिसको क्लिक करते ही आपकी डिजायर्ड लोकेशन पर ये आपको ड्रॉप कर देता है। ये तीन तरह से हाइपरलिंक क्रिएट किया जा सकता है। सबसे पहले राइट क्लिक करके, जैसे ही मैं राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये लिंक होता है। 2016 से पहले यहाँ पे हाइपरलिंक लिखा होता था। 2016 वर्जन के बाद 2019 और उसके बाद के जितने वर्जन उनमें ये लिंक लिख करके आता है। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है इस तरह से, और ये फिर अकॉर्डिंगली हम इसको ऑप्शंस को यूज करते हैं। वन बाई वन हम इन सभी ऑप्शंस को चेक करेंगे किस तरह से हाइपरलिंक क्रिएट किए जाएंगे। दूसरा तरीका होता है इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे और यहाँ पे भी ये हाइपरलिंक का ऑप्शन होता है। इसको क्लिक करते ही यहाँ पे हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, सेम वही, और इसमें सेम ऑप्शन होते हैं। और तीसरा होता है शॉर्टकट की। आज हम बात कर रहे हैं शॉर्टकट की। जैसे हम कंट्रोल के करते हैं तो सेम डायलॉग बॉक्स आपके स्क्रीन पर अपीयर हो जाएगा। इस हाइपरलिंक को यहाँ पे हम चार तरह से सीखेंगे। पहला हाइपरलिंक टू एन एग्जिस्टिंग फाइल, और फिर दूसरा होगा हाइपरलिंक टू एग्जिस्टिंग वर्कबुक, जो कि मेरे पीसी में कहीं पे फाइल रखी हुई है, उसको मुझे ओपन करना है। हाइपरलिंक लगाऊंगा मैं किसी ऐसे टेक्स्ट पर जो मुझे किसी पर्टिकुलर वेब एड्रेस को ओपन करने ले जाएगा। और चौथा हो जाएगा हाइपरलिंक में ईमेल एड्रेस कैसे क्रिएट करेगा, उसके लिए भी मैं यहाँ पे हाइपरलिंक लगा करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंसर्ट हाइपरलिंक टू एन एग्जिस्टिंग फाइल, यानी कि उस फाइल पे हाइपरलिंक लगाना है जो मेरे पीसी में पहले से रखी हुई है। सपोज ये तीन फाइलें पहले पीसी में रखी हुई हैं, इन फाइल को मुझे खोलना है, इस नाम की फाइल को। तो मैं यहाँ पे हाइपरलिंक लगा देता हूँ और एक टेक्स्ट मैंने कोई भी लिख दिया, जैसे कॉलम। मैं जैसे यहाँ पे करूँगा राइट क्लिक तो यहाँ पे आ जाता है लिंक। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये चार ऑप्शन आ जाते हैं: एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट और ईमेल एड्रेस। तो हम एग्जिस्टिंग फाइल की बात कर रहे हैं, तो हम जैसे इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो फाइलें करंट फोल्डर में जो फाइलें होती हैं उनको दिखा देता है, यानी जिस फोल्डर में अभी मैं हूँ उस फाइल को दिखाएगा। अगर मान लीजिए मेरी फाइल किसी दूसरे फोल्डर में है तो हम यहाँ से ब्राउज कर सकते हैं। क्या है कि यहाँ से फोल्डर को जा करके, और जहाँ पे भी मेरे पीसी में कोई फोल्डर रखा हुआ है हम उसको जा करके ब्राउज करके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सपोज मैं शॉर्टकट की इस कॉलम, इस फाइल पे हाइपरलिंक लगाना चाहता हूँ, मैं इसको क्लिक कर दूंगा, ओके कर दूंगा, हो गया। या मैं यहाँ पे भी जो फाइल है मेरी जो दिख रही थी शॉर्टकट की कॉलम, उस पर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ओके करूंगा, तब भी वो हो जाएगा। ओके कर देता हूँ। जैसे हाइपरलिंक लग जाता है तो वो ब्लू कलर का टेक्स्ट हो जाता है, अंडरलाइन आ जाता है, और यहाँ पे एक हैंड का आइकन क्रिएट हो जाता है, इंडिकेशन देता है। तो जैसे अब हाइपरलिंक लग गया। अब देखो इसका फायदा क्या होता है कि जैसे ही मैं इस फाइल पे, इस टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे उसी फाइल को खोल देगा। यानी कि ये फाइल शॉर्टकट की कॉलम, इस फाइल को इसने ओपन कर दिया। तो मुझे इस फाइल को कहीं ढूंढना बार बार नहीं पड़ेगा। जब भी मैं इस फाइल को कभी भी खोलना चाहूँगा, इस फाइल में, इस वर्कशीट में, जब भी मुझे इस फाइल को ओपन करने की ज़रूरत होगी तो मैं इसके फाइल को वहाँ पे कंट्रोल ओ करके, जब हम ऐसे ओपन करते हैं कि वो फाइल कहाँ पे, वो नहीं करना पड़ेगा मुझे। सीधा मैं इस पर क्लिक करूँगा और वही फाइल खुल जाएगी। दोबारा से देख लीजिए फिर से। मान लीजिए एक और फाइल है ये शॉर्टकट की वर्कशीट, इस पर मुझे हाइपरलिंक लगाना है। तो यहाँ पे जाऊँगा, कंट्रोल के करूँगा, कंट्रोल के करते ही यहाँ पे ये फाइल मुझे दिख रही है, इस पर हाइपरलिंक लगाऊंगा, ओके करूँगा, और जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो वो फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ये फाइल मेरी ओपन हो गई, शॉर्टकट की वर्कशीट। तो इस तरह से हम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट पर हाइपरलिंक लगा सकते हैं। दूसरा हम हाइपरलिंक देखेंगे इंसर्ट हाइपरलिंक यूजिंग फॉर्मूला। अब
ये अगर मान लीजिए मेरे पास, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इस तरह की मेरे पास बहुत सारी फाइल हैं, तो मैं बार बार मैनुअल इनको हाइपरलिंक लगाऊंगा तो मेरा टाइम वेस्ट होगा। क्या ये फार्मूला से भी हो सकता है? हाँ, बिल्कुल फार्मूला से हो सकता है, लेकिन उसके लिए मुझे रिक्वायरमेंट होगी उस फाइल के एड्रेस की। तो ये फाइल का एड्रेस है। इस फाइल को एड्रेस को कैसे हम, ये फाइल का एड्रेस कैसे हम नोट करते हैं ये भी मैं बता देता हूँ। मान लीजिए कि कोई फाइल है, मैं यहाँ पे गया, इस फाइल का मान लीजिए मुझे एड्रेस पता करना है कि इस फाइल का एड्रेस क्या है, तो राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाएंगे। प्रॉपर्टी में जा करके सिक्योरिटी में जाएंगे, तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा इसका पूरा पाथ इसका यहाँ पे पड़ा हुआ होता है। इसको कंट्रोल-C करेंगे और जहाँ मर्जी लिख दोगे आप इसको। तो इसी तरह से इनके पाथ हमने कॉपी कर लिए हैं। इन फाइलों के शॉर्टकट के नाम हम ये रखना चाहते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, यहाँ पे हाइपरलिंक HYP हाइपरलिंक, और लोकेशन क्या है ये, कॉमा, फ्रेंडली नेम क्या देना चाहते हो, मान लीजिए मैं ये वाला नाम देना चाहता हूँ। फॉर्मूला को क्लोज करेंगे, यानी ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो जैसे ही इस फॉर्मूला को लग गया है, नीचे तक कॉपी करेंगे तो ये सभी के लिए लग गया है फॉर्मूला। इन जितने भी यहाँ पे नाम है सभी के लिए फॉर्मूला। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये फाइल यहाँ पे ओपन हो जाती है। इसी तरह से हम फॉर्मूला से क्या है कि बहुत सारे हाइपरलिंक एक साथ हम दे सकते हैं। इसके बाद दूसरे तरह का हाइपरलिंक होता है कि एग्जिस्टिंग वर्कबुक के अंदर ही हमको हाइपरलिंक लगाने, यानी इंसर्ट हाइपरलिंक टू एग्जिस्टिंग वर्कबुक इन करंट फाइल, यानी इसी फाइल में, ये जो फाइल है इसी में मुझे ये जो सीटें हैं इनमें कहीं पे हाइपरलिंक लगाना है। यानी कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और इस किसी भी पर्टिकुलर सीट में मैं जा करके जंप करूँगा, यानी कि वो एड्रेस यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इस तरह से हम कैसे इसको, इस हाइपरलिंक को कैसे लगाएंगे, तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे कि मान लो कि यहाँ पे ये Ctrl+N सीट में B5 सेल में मुझे जाना है, Ctrl+N सीट में B5 सेल में मुझे यहाँ पे जाना है सपोज। तो Ctrl+K में जाऊँगा, यहाँ पे जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा मैं, और राइट क्लिक करते ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिंक पे जाएंगे तो राइट क्लिक करके हो जाता है। लेकिन हम बात कर रहे थे क्या, Ctrl+K की, तो इसका शॉर्टकट किया Ctrl+K। सो Ctrl+K प्रेस करेंगे तो ये डायरेक्ट ये हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। हम अब बात करेंगे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। जैसे हम यहाँ पे करेंगे तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी भी सीटें वो यहाँ पे विजुअल हो जाएंगी, यानी दिखेंगी। Ctrl+N कहाँ है, ये रहा Ctrl+N। केवल इस पर क्लिक करना है और इस पर ओके करना है, बस हो गया, हाइपरलिंक लग गया। अब आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये मुझे Ctrl+N इस सीट में ले जा करके ड्रॉप कर देगा। ये लो, आगे हम Ctrl+N सीट में, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे जाते हैं, मान लीजिए मुझे इस सीट में जाना है राइट फिल, यानी कि Ctrl+R सीट में जाना है। तो मुझे अगर जाना है तो बार बार अगर मैं यहाँ पे जा करके जाता हूँ, ये देख के जाऊँगा, तो मैं डायरेक्ट ऐसे नहीं जा करके मैं सीधा जो है यहाँ पे हाइपरलिंक लगाऊंगा, Ctrl+K करूँगा और मैं सीधा इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे ओके करूँगा, हाइपरलिंक लग गया। जैसे ही हाइपरलिंक लगता है अंडरलाइन हो जाती है, ब्लू कलर हो जाता है और यहाँ पे हैंड का इंडिकेशन आ जाता है। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये Ctrl+R सीट में मुझे ड्रॉप करेगा। तो इस तरह से हम एग्जिस्टिंग वर्कबुक में भी हाइपरलिंक लगा सकते हैं। लेकिन अगर मुझे ऐसे बहुत सारी शीटों पे हाइपरलिंक लगाना हो तो ये मेरे लिए मैनुअल प्रोसेस हो जाएगा। मुझे इसको लगाना है फॉर्मूला से। तो फॉर्मूला से हाइपरलिंक कैसे लगेगा, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना है। ये HYPER हाइपरलिंक टैब लगाएंगे। सेम वर्कबुक में जब हम हाइपरलिंक लगाते हैं तो यहाँ पे एक हैश साइन भी हमको ऐड करना पड़ता है। तो हैश साइन को ऐड करेंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, एंड यानी एम्परसेंट लगाएंगे और यहाँ पे इस एड्रेस को मेंशन करेंगे, यानी Ctrl+N सीट में ए सेल में जाना है मुझे। तो इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पे सिंगल कोटेशन मार्क। तो डबल कोटेशन के अंदर सिंगल कोटेशन डालेंगे, फिर एम्परसेंट लगाएंगे, फिर हम इसको इस सीट का एड्रेस देना है मेरे को, तो सीट का नाम लिखेंगे यहाँ पे, अगेन एम्परसेंट लगाएंगे और फिर से हम सिंगल कोटेशन मार्क लगाएंगे, देन फिर से एम्परसेंट लगाएंगे, देन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फिर लगाएंगे एक्सक्लेमेशन साइन, इसको बंद करेंगे, देन फिर एंड लगाएंगे और फिर हम इसको ऐड करेंगे। कहने का मतलब ये है कि सिंगल कोटेशन के अंदर
पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, उसके बाद ये सेल का एड्रेस देंगे, ब्रैकेट क्लोज नहीं करेंगे। ये तो हो जाएगी मेरी लोकेशन। उसके बाद इसका नाम क्या देना चाहेंगे हाइपरलिंक का, मान लीजिए वो हाइपरलिंक का नाम ये है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। यही फॉर्मूला सभी के लिए हो जाएगा यहाँ तक लागू। मान लीजिए मैं प्रिंट फाइल में, इस फाइल में कंट्रोल पी फाइल में जाना चाहता हूँ, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये कंट्रोल पी फाइल में मुझे ड्रॉप करेगा। तो मैं किसी भी फाइल में यहाँ से जा सकता हूँ और ये मैं हाइपरलिंक में फॉर्मूला से भी मैं लगा सकता हूँ। ठीक है। दूसरा, ये जो नाम एड्रेस किस तरह से देते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी शीट का जब नाम लिखा जाता है तो उसके पहले उसमें सबसे पहले शीट का नाम लिखा जाएगा। मान लीजिए शीट का नाम सेल्स है, तो इस और सेल्स शीट में मान लीजिए डी कॉलम में जाना है, D5 में जाना है, D5 में जाना है, तो इसका सेल एड्रेस किस तरह से क्रिएट किया जाएगा, ये इस तरह से होता है। यानी कि सिंगल कोटेशन लगेगा यहाँ पे, सिंगल कोटेशन सेल्स, सिंगल कोटेशन क्लोज, देन ये एक्सक्लेमेशन मार्क, देन D और 5। इस तरह से शीट का एड्रेस क्रिएट किया जाता है, ये ध्यान रखना है हमेशा आपको। तो वही चीज़ें हमने ऐड की यहाँ पे एम्परसेंट साइन लगा करके। इसके बाद तीसरे तरह का हाइपरलिंक होता है कि किसी वेब एड्रेस पे मेरे को हाइपरलिंक लगाना है। तो उसके लिए मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये गूगल क्या है कि .com ओपन हो जाए, यूट्यूब ओपन हो जाए, जीमेल एड्रेस ओपन हो जाए। तो उसके लिए मैं हाइपरलिंक लगाना चाहूँगा। किस तरह से, ये भी मैं फार्मूला से ही लगाना चाहूँगा, या मैं बगैर फार्मूला के, पहले तो बगैर फार्मूला के देखेंगे। तो किस तरह से करेंगे, कंट्रोल के करेंगे, कंट्रोल के में जाएंगे तो यहाँ पे जाएंगे क्या है कि एग्जिस्टिंग फाइल और वेबसाइट, तो यहाँ पे एड्रेस देंगे। तो एड्रेस के लिए पहले हम इस एड्रेस को यहाँ से कॉपी कर लेंगे, इस एड्रेस को कॉपी करेंगे यहाँ से और यहाँ पे जाएंगे, कंट्रोल के करेंगे। अब जा करके इस एड्रेस को हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे और ओके करेंगे। अब जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये गूगल ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम हाइपरलिंक लगा देंगे। इसी को अगर मेरे पास इस तरह के बहुत सारे वेब एड्रेस हैं तो मैं उसको फार्मूला से कैसे करूँगा, हम दोनों ही तरह से पढ़ रहे हैं इसको, मैनुअल और फार्मूला से। तो फार्मूला से क्या करेंगे, हम यहाँ पे हाइपरलिंक लगाएंगे, हाइपरलिंक फार्मूला टाइप करेंगे और डायरेक्ट हो जाएगा क्या, ये कॉमा ये का मतलब ये लोकेशन है और ये हाइपरलिंक का नाम है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यही फार्मूला सभी के लिए टाइप कर देंगे। मान लीजिए मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया वाला जो साइट को ओपन करना है, तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये टाइम्स ऑफ इंडिया की साइट ओपन हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद फोर्थ वन आता है कि ईमेल एड्रेस के लिए हम जो है क्या है कि हाइपरलिंक लगाना है मेरे को। तो ईमेल एड्रेस के लिए भी क्या हाइपरलिंक लगेगा, यहाँ पे जाएंगे, कंट्रोल के करेंगे और यहाँ पे ईमेल एड्रेस के लिए, यानी कि ये ईमेल एड्रेस है तो उसके लिए हम यहाँ पे पहले इस ईमेल एड्रेस को, मान लीजिए कोई ईमेल एड्रेस है, इसको कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल के करेंगे, ईमेल एड्रेस में जाएंगे, यहाँ पे ईमेल एड्रेस में लिख देंगे, सब्जेक्ट में लिख देंगे कुछ भी और यहाँ पे ओपन ओके कर देंगे। तो इस तरह से ये यहाँ पे ईमेल एड्रेस पे भी लग जाएगा। मान लीजिए मुझे कोई हाइपरलिंक डिलीट करना है, तो मान लो कि यहाँ पे ये हाइपरलिंक लगा हुआ है, डिलीट करना है, तो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से रिमूव हाइपरलिंक आ जाता है। यहाँ पे रिमूव करेंगे तो यहाँ पे कोई भी हाइपरलिंक नहीं रहेगा। मान लीजिए ये हाइपरलिंक मुझे रिमूव करना है, तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे रिमूव हाइपरलिंक आता है तो यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है। और अगर मान लीजिए मुझे क्या है कि राइट क्लिक करके नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, कंट्रोल के करूँगा और यहाँ पे जा करके रिमूव हाइपरलिंक करूँगा, तो यहाँ से हाइपरलिंक रिमूव। अब यहाँ पे कोई भी हाइपरलिंक नहीं लगा हुआ है। इस तरह से हम हाइपरलिंक लगा सकते हैं और हटा सकते हैं। इसका और डिटेल वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा, जिसमें पूरी फाइल को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं और हाइपरलिंक से पूरी फाइल को कैसे कंट्रोल करते हैं वो हम सीखेंगे। फिलहाल हम सीख चुके हैं हाइपरलिंक क्या है कि एग्जिस्टिंग फाइल में कैसे हाइपरलिंक लगाते हैं और एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में कैसे हाइपरलिंक लगाते हैं, वेब एड्रेस पर हाइपरलिंक कैसे लगाते हैं एंड ईमेल एड्रेस पे कैसे हाइपरलिंक लगाते हैं और हाइपरलिंक को रिमूव कैसे करते हैं। इसके बाद आता है कंट्रोल एल। कंट्रोल एल का मतलब होता है टेबल क्रिएट करना। एक्सेल में
दो तरह के टेबल होते हैं, एक टेबल और एक होता है पाइवट टेबल। हम फिलहाल बात कर रहे हैं टेबल की। इस टेबल की भी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये बड़ा ही क्या है कि इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। टेबल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है और ये कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे काम आता है, यहाँ पे मैंने टेबल के फीचर लिखे हुए हैं। जैसे भी टेबल करते हैं, सबसे पहले टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है ये देख लीजिए। यहाँ पे जाएंगे, कंट्रोल एल करेंगे। इस रीजन में, इस पूरे रीजन में कहीं पे भी कर्सर को रखेंगे, कहीं पे भी कर्सर को रख दो और यहाँ पर करो कंट्रोल एल। जैसे कंट्रोल एल करेंगे तो यहाँ पे ये क्रिएट टेबल का एक डायलॉग बॉक्स आता है। केवल आपको इस पर करना माई हेडर एज, माई टेबल एज हेडर, ये क्योंकि मेरे टेबल में हेडर है तो इस पर क्लिक करना, ओके करना, कुछ नहीं करना। जैसे ही मैं इसको ओके करता हूँ तो सबसे पहले तो इसमें ये बैंड क्रिएट हो जाते हैं, इसके ये खुद के अपने फीचर हैं। दूसरा यहाँ पे ये डायरेक्ट क्या है कि फिल्टर लगा देता है। और तीसरा यहाँ पे अगर देखोगे तो ये बताता है कि ये पूरी टेबल इस एरिया तक कवर की हुई है। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस टेबल के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे एक टेबल डिजाइन का ऑप्शन भी आता है। जैसे ही मैं बाहर निकलूंगा तो ये टेबल डिजाइन का ऑप्शन यहाँ से गायब हो जाएगा और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये टेबल डिजाइन का ऑप्शन आता है। टेबल डिजाइन का मतलब ये टेबल के जितने भी फीचर हैं इसको यहाँ पे ये मेरे को दिखाता है। मान लीजिए ये जो कलर है, मुझे ये वाला कलर नहीं लेना है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ से मैं दूसरा कलर ले सकता हूँ, मैं तीसरा कलर ले सकता हूँ, मैं चौथा कलर ले सकता हूँ, मैं जो मर्जी यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे ये वाला कलर लेना है, ये वाला कलर ले सकता हूँ मैं। अब यहाँ पे जितने भी फीचर हैं इनको वन बाय वन यहाँ से चलेंगे। तो बैंडेड क्या है कि टेबल के कॉलम और ये हम देख चुके हैं। इसके बाद ऑटो फ्रीज, ये ऑटो फ्रीज होता है, यानी कि जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा और अब जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये यहाँ पे ये मुझे हेडर यहाँ पे ये दिखता रहेगा, विजिबल होता रहेगा हेडर मुझे। और जैसे ही मैं यहाँ पे, जब तक मैं इस टेबल के उसमें रहता हूँ ये हेडर मुझे विजिबल रहता है, तो ये ऑटो फ्रीज रहता है टेबल। ठीक है, दूसरा आता है इसमें अगर मुझे इस टेबल के अंदर कुछ नई एंट्री करनी है तो यहाँ पे एक इसमें फॉर्म की फैसिलिटी होती है। जैसे ही मैं इस फॉर्म पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से ये मुझे अब मुझे क्या है कि न्यू एंट्री करनी है। तो मैं जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊँगा न्यू, तो मुझे यहाँ पे बोलेगा क्या है कि सेल्स मैनेजर का नाम दो। तो मान लीजिए मैंने नाम दे दिया यहाँ पे क्या है कि राज, और रीजन का नाम दे दिया मान लीजिए मैंने नॉर्थ, और जनवरी में वैल्यू हो गई 100। देन ये क्लिक हो गया है मुझसे, तो इतनी एंट्री इसमें हुई है। और बाकी एंट्री हम यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस तरह से, और यहाँ से कुछ और एंट्री इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये टेबल अपने आप एक्सपेंड होती जाएगी और जितनी भी एंट्री आप करते चले जाओगे ये एंट्री यहाँ से एक्सपेंड हो जाएंगी। ये फॉर्म कैसे क्रिएट होता है, ये फॉर्म यहाँ पे ये जो होता है अपना क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ पे जाएंगे, मोर कमांड में जाएंगे तो यहाँ पर ऑल कमांड में जाएंगे और इसके बाद यहाँ पे ऑल कमांड में जाने के बाद यहाँ पे F पे जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये आता है यहाँ पे फॉर्म। तो जैसे ही इसको यहाँ पे जाओगे ऐड करोगे तो ये फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन वो फॉर्म पहले से वहाँ पे ऐड किया हुआ है इसलिए वो दोबारा से ऐड हो नहीं रहा है। यहाँ पे फॉर्म ऑलरेडी ऐड है। इसके बाद इसकी और फीचर देखते हैं। इसके बाद क्या है कि अब इसमें और एक और चीज़ होती है कि जैसे हम यहाँ पे जाते हैं क्या है कि हम यहाँ पे जैसे ही एक बार क्लिक करेंगे तो पूरी रो और ये पूरा कॉलम यहाँ से क्लिक हो जाता है। ये इस तरह से पूरी रो कॉलम को क्लिक कर लेगा यहाँ से। इसके बाद इसके दूसरे फीचर और भी हैं यहाँ पे। मान लीजिए कि मुझे इन दोनों मंथ का यहाँ पे मई और जून का एवरेज निकालना है, तो मैं जैसे यहाँ पे लिखूँगा एवरेज, जैसे एवरेज लिखूँगा तो ये ऑटो एक्सपेंड हो जाएगी। और यहाँ पे अगर मैं एवरेज का फॉर्मूला लगाऊंगा एवरेज का मतलब मुझे इन दोनों मंथ का एवरेज निकालना है। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो एक बार एंटर करने के बाद ये पूरा फॉर्मूला सभी में लागू हो जाएगा। फिर से दोबारा से देख लीजिए, मान लीजिए मई मंथ का 10% मुझे यहाँ निकालना है या अप्रैल मंथ का 10% मुझे निकालना है। तो 10% यहाँ पे लिखेंगे 10% ऑफ अप्रैल, तो ये और ऑटोमेटिकली कॉलम क्रिएट हो जाएगा। जैसे मैं करूँगा ये इंटू 10%
और जैसे ही एंटर करेंगे तो ये सभी में 10% कैलकुलेट कर देगा, हर एक का 10% कैलकुलेट एक बार में ही कर देता है। इसके बाद यहाँ पर और इसका एक और फीचर देखते हैं कि नीचे इसमें मुझे इसका टोटल करना है, तो हम टेबल में जाएंगे, टेबल डिजाइन में, और नीचे यहाँ पे आता है इसका टोटल रो। जैसे ही टोटल रो करेंगे तो यहाँ पे ये टोटल रो इसकी टोटल कर देगा। इस टोटल के अंदर बहुत सारे फीचर होते हैं, मुझे सम करना है, मिन करना है, मैक्स करना है, एवरेज करना है, जो आप चाहोगे वो हो जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे टोटल करूँगा और इसी फॉर्मूला को आगे तक मैं ड्रैग कर दूंगा, तो ये सभी लाइनों के टोटल कर देगा। इसके बाद एक और इसका फीचर आता है, इसमें टेबल डिजाइन के अंदर यहाँ पे आता है स्लाइसर। तो जैसे अब स्लाइसर देख लेते हैं, स्लाइसर क्या होता है। मान लीजिए कि मुझे ये रीजन को क्लिक करके एक स्लाइसर क्रिएट करना है, तो मैं स्लाइसर में ये चारों रीजन यहाँ पे मुझे दिखाएगा। अब देखना स्लाइसर का क्या रोल होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है स्लाइसर। ईस्ट करेंगे तो केवल ये ईस्ट को सिलेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली, ईस्ट की एंट्री को दिखाएगा। नॉर्थ करेंगे तो नॉर्थ की एंट्री, साउथ करेंगे साउथ, और वेस्ट करेंगे तो वेस्ट की एंट्री को ये यहाँ से दिखाएगा। इस स्लाइसर को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। इस स्लाइसर को भी यहाँ पे, स्लाइसर के भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। स्लाइसर का अगर आपको ये इसके कलर चेंज करने हैं तो ये यहाँ से कलर्ड हो जाता है, दूसरे कलर का हो जाता है। यहाँ से इसको छोटा बड़ा करना है तो ये इस तरह से इसकी जो कॉलम्स और ये छोटे बड़े हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, और यहाँ से हाइट विड्थ इसकी कम ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो फिलहाल मैं इस स्लाइसर को यहाँ से यूज करूँगा इनके सब टोटल को सेलेक्ट करने के लिए। इसका एक और यूज करते हैं हम, यहाँ पे एक ब्लैंक कॉलम, ब्लैंक चार्ट क्रिएट करते हैं। ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे तो ब्लैंक चार्ट क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट डेटा करेंगे, सेलेक्ट डेटा करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड सीरीज का नाम दे देंगे, मान लीजिए कि रीजन वाइज सेल्स, सीरीज का नाम दे दूंगा। सीरीज की वैल्यू क्या हो जाएंगी, ये सीरीज की वैल्यू हो जाएंगी ये वाली। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे तो यहाँ पे सीरीज आ गई। एडिट में जा करके इसके जो है हम इसके एक्सेस ले लेंगे। एक्सेस क्या हो जाएंगे इसके, यहाँ से लेकर के मेरे को जून तक लेना था एक्चुअली, तो जून तक लेंगे और इसको एडिट करेंगे। दोबारा से एडिट करेंगे तो यहाँ पे भी हम इसको H तक लेंगे, H यानी जून तक H कर देंगे और ओके करेंगे तो ये चार्ट यहाँ पे बन जाएगा। अब यहाँ पे चार्ट में प्लस साइन पे जाएंगे और यहाँ पे करेंगे डेटा लेबल, तो यहाँ पे डेटा आ जाएंगे। अब देख लो, अब इसका कमाल देखना है आपको। ईस्ट करूँगा तो मैं ईस्ट का चार्ट तैयार हो जाएगा, साउथ करूँगा तो साउथ का चार्ट तैयार होगा, वेस्ट करूँगा वेस्ट का चार्ट हो जाएगा, नॉर्थ करूँगा नॉर्थ का चार्ट हो जाएगा। जिसको क्लिक करोगे उसी का चार्ट ये दिखाएगा। ये चार्ट और टेबल और ये स्लाइसर तीनों के तीनों हो जाएंगे यहाँ पे ऑटो लिंक। सो द क्रिएट पावर टेबल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन एक्सेल। इसके और बहुत सारे फीचर होते हैं, उनको मैं फिर कभी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तब मैं दिखाऊंगा। इसके बाद आगे चलते हैं कंट्रोल एन। कंट्रोल एन का मतलब होता है न्यू वर्कबुक क्रिएट करना। जैसे करोगे कंट्रोल एन तो नई वर्कबुक यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। हम फिर से यहीं पे आ जाते हैं। कंट्रोल ओ का मतलब हो जाता है कि फाइल को ओपन करना। फाइल को जैसे हम करेंगे कंट्रोल ओ तो यहाँ पर नई फाइल ओपन कर सकते हैं, जो कि मेरे पीसी में कहीं पे होगी। उसके बाद आता है कंट्रोल पी। कंट्रोल पी का मतलब होता है प्रिंट कमांड। मान लीजिए ये प्रिंट कमांड भी देख लेते हैं। इसमें 300-400 लाइनें हैं और इधर काफ़ी डेटा है, तो इसको किस तरह से प्रिंट करूँ कि मैं ये पूरा का पूरा डेटा मेरा क्या है कि पेज वाइज आ जाए और इस तरह से ये पूरा डिस्प्ले हो जाए लैंडस्केप में। तो जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा कंट्रोल पी करता हूँ तो अभी फ़िलहाल ये डेटा इस तरह से आ रहा है, 24 पेज में आ रहा है ये डेटा। ये पूरी तरह से अनऑर्गेनाइज्ड है। सबसे पहले तो मुझे ये पूरा एक हेडर मैं उस तरह से प्रिंट करूँ कि ये पूरा का पूरा डेटा मेरा इस तरह से ऐसे आ जाए, ऐसे पेज 1 फिर पेज 2 फिर पेज 3 इस तरह से। तो देखते हैं कितने पेज में और किस तरह से आएगा। तो यहाँ से करेंगे कंट्रोल पी करेंगे हम यहाँ से, और इसको यहाँ से जाएंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करेंगे इसको, यहाँ पे जाएंगे पेज लेआउट में, यहाँ पे करेंगे
सेट प्रिंट एरिया। तो अब मैं जब कंट्रोल पी करूँगा तो ये केवल उतने ही डेटा को मुझे दिखाएगा जितना मैंने सेलेक्ट किया है। अब ये सही से दिख नहीं रहा है तो हम यहाँ पे जाएंगे, कंट्रोल पी करेंगे सॉरी, और फिर से हम पेज सेटअप में जाएंगे। पेज सेटअप में जाकर के सबसे पहले लैंडस्केप सेलेक्ट करेंगे और लैंडस्केप करने के बाद देखेंगे अभी क्या पोजीशन बनती है। तो ये थोड़ा और इसने अपनी विड्थ को बड़ा कर लिया है। इसको यहाँ पे जाकर के जब छोटा बड़ा करते हैं तो ये पूरा विजिबिलिटी आती है। अभी ये ऑर्डर क्वांटिटी तक है और ये डेटा भी और भी आ गया, तो मुझे इसको और थोड़ा सेटिंग करनी है इसकी। तो मैं मार्जिन्स पे जाऊंगा। सबसे पहले ये मार्जिन्स होते हैं, इनको कम करेंगे यहाँ से। ये लेफ्ट राइट मार्जिन को हम कम करेंगे, यहाँ से 0 कर देंगे अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि हमें प्रिंट लेना, मार्जिन नहीं रखने मेरे को अभी रखेंगे। और इसको हॉरिजॉन्टली करेंगे, बाद में करेंगे, अभी पहले देखते हैं क्या है। तो मार्जिन कम करने के बाद ये और बढ़ गया। अभी ऑर्डर क्वांटिटी तक था, ये ऑर्डर अमाउंट तक आ गया है। मैं अब फिर से जाऊंगा। अब मैं जाकर के यहाँ पे क्या करूँगा, इसको ये जो 100% है इसको मैं कर दूंगा 70%। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। जैसे हमने किया 100% को 70%, तो ये पूरा डेटा यहाँ पे अब हम इसको यहाँ पे करेंगे बड़ा, थोड़ा सा विजुअल करेंगे। तो हमने देखा कि ये पूरा डेटा हमारा यहाँ पे पेंडिंग अमाउंट तक आ चुका है। क्या ये पेंडिंग अमाउंट लास्ट कॉलम है? यहाँ पे जाएंगे तो हाँ, पेंडिंग अमाउंट इज माई लास्ट कॉलम। तो इसका मतलब पूरा डेटा एक पेज पे ये आ चुका है। और अब यहाँ पे जब हम जाएंगे तो क्योंकि मार्जिन बिल्कुल भी नहीं बचे, थोड़े से मार्जिन हम यहाँ पे रखेंगे। क्या है कि यहाँ पे मार्जिन थोड़ा सा बढ़ाएंगे, 0.25 कर देंगे इस तरह से। और इधर जाएंगे तो यहाँ जाने के बाद अब हम इसको 65 करेंगे, क्योंकि हमारा ये डेटा आ नहीं रहा। अब ये पूरा का पूरा डेटा आ चुका है इसमें, एक ही पेज में, और 8 पेज में आएगा अब ये डेटा। यहाँ पे जाएंगे तो ये पूरा का पूरा डेटा 8 पेज में आ जाएगा। इसमें हम एक चीज़ और करना चाहेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे मार्जिन्स में जाएंगे, यहाँ पे इसको हॉरिजॉन्टल करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। और दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक और है जो बहुत ही विशेष इम्पोर्टेंट है, कि जब हम यहाँ पे पेज में जाते हैं तो जैसे ही मैं जाता हूँ दूसरे पेज में, तो ये हेडर नहीं दिखता है मेरे को। ये हेडर मेरे को देखना चाहिए हर एक पेज पे। तो मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, क्या है कि लेआउट में, और यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे लेआउट ऑप्शन में, जाकर के सीट में जाएंगे। सीट में जाकर के रो टू रिपीट एट टॉप, कौन सी रो को रिपीट करवाना है, तो मुझे ये दोनों रो रिपीट करवानी है। इस तरह से दोनों रो मुझे रिपीट करवानी है, क्योंकि ये और ये दोनों रो मेरे को दिखनी चाहिए। यहीं से देख सकते हैं प्रिंट प्रीव्यू। तो प्रिंट प्रीव्यू जब हम देखेंगे, अब हम जाएंगे नेक्स्ट कॉलम में, नेक्स्ट पेज पे। तो सभी पेज पे ये हेडर आप देख रहे हो, ये सभी पेज पे हेडर आ रहे हैं। और अब ये पूरा का पूरा डेटा जो मेरा 400 रो के आसपास का डेटा है, ये करीब, ये मेरा 8 पेज में इसका प्रिंट आउट बड़ी आसानी से आ जाएगा। इस तरह से हम प्रिंट सेटिंग करते हैं। इस प्रिंट सेटिंग पे फिर से एक और वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद आता है कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू का मतलब होता है क्विक एनालिसिस। जैसे हम इसको सेलेक्ट करते हैं ऐसे, तो यहाँ पे ये क्विक एनालिसिस का ऑप्शन आ जाता है। क्विक एनालिसिस के ऑप्शन पे जब हम जाते हैं यहाँ पे, तो इसके अंदर 5 ऑप्शन आते हैं: फॉर्मेटिंग, चार्ट, टोटल्स, टेबल एंड स्पार्कलाइन। फॉर्मेटिंग की जब हम बात करते हैं तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जितने भी ऑप्शन हैं उनको देता है ये। जो यहाँ पे आते हैं हमारे होम टैब के अंदर, जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ये जो ऑप्शन है, इन्हीं को ये क्विक एनालिसिस में देता है। तो मान लीजिए कि मुझे यहाँ से कलर ये बनाने, ये क्या है कि बार चार्ट बनाने हैं, तो ये यहाँ से इस तरह से मेरे को क्या है कि मैं इनको डेटा बार क्रिएट कर सकता हूँ। और उसके बाद क्या है कि आइकन सेट लगाने तो वो कर सकता हूँ। ग्रेटर देन टॉप 10% यहाँ से हम सब कर सकते हैं। ये कंडीशन फॉर्मेटिंग में जब वीडियो बनाएंगे तो पूरा डिटेल में इसको बताएंगे। यहाँ पे सभी तरह के चार्ट्स को ये दिखाता है। मान लीजिए मुझे कॉलम चार्ट बनाना है, तो यहाँ पे कॉलम चार्ट बना करके इसका मुझे क्रिएट करके दिखा देगा। इसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा तो टोटल्स की जब हम बात करते हैं तो जो हमारे स्टैटिस्टिकल फंक्शंस होते हैं, सम, एवरेज, काउंट, टोटल, इन सब को दिखाता है। तो यहाँ पे जैसे मैं करूँगा सम, तो नीचे सम कर देगा।
यहाँ पे मैं करूँगा सम के बाद टोटल्स में करता हूँ एवरेज, तो ये एवरेज दिखा देगा। काउंट करूँगा, काउंट दिखा देगा। परसेंट टोटल दिखा देगा यहाँ पे। रनिंग टोटल दिखा देगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको दूसरी जगह कॉपी करता हूँ और यहाँ से लेकर के यहाँ पे जाता हूँ और अब मैं करता हूँ यहाँ पे टोटल में मुझे सम करना है, तो यहाँ पे दूसरे कॉलम में यहाँ पे सम कर देगा इनका। और इस तरह के इसके और भी फीचर क्या है कि हम देखने को मिलेंगे। अभी हम एक और इसका फीचर देख लेते हैं। यहाँ पे कॉपी करते हैं इसको। यहाँ पे जब हम जाएंगे इसको सेलेक्ट करेंगे, अब क्विक एनालिसिस टूल बार, अगर ये नहीं भी आता तो यहाँ पे जैसे करेंगे कंट्रोल क्यू तो ये डायरेक्ट ओपन हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे टेबल। टेबल में अभी हमने देखा पाइवट टेबल और मोर टेबल, तो हम अभी ये पाइवट टेबल बाद की बात है, इसको हम बाद में बनाएंगे। पाइवट टेबल एक बड़ा ऑप्शन है। इसके बाद जाएंगे स्पार्क लाइन। 3 तरह की स्पार्क लाइन होती हैं, लाइन, कॉलम और विन लॉस। मान लीजिए कि मैं ये बता देता हूँ स्पार्क लाइन क्या होती है। स्पार्क लाइन क्या है कि ये इन दोनों डेटा के ट्रेंड को बताता है, यानी कि इस वैल्यू के अगेंस्ट ये वैल्यू डाउन है तो ये लाइन डाउन होगी। अगर इस वैल्यू के अगेंस्ट ये वैल्यू हायर साइड में तो ये लाइन जो है मेरे को अप साइड में यानी कि इंक्लाइंड पोजीशन में दिखेगी। और अगर इस वैल्यू के अगेंस्ट में ये वैल्यू डाउन है तो ये लाइन मेरे को डिक्लाइन पोजीशन में दिखेगी। तो ये क्या है कि मेरे को इस तरह से यहाँ पे स्पार्क लाइन के अंदर मैं लाइन स्पार्क लाइन में लाइन स्पार्क लाइन वाला ऑप्शन मैं आपको करके दिखाया है। इसके बाद क्विक एनालिसिस के बाद एक और ऑप्शन आता है, हमारी कमांड आती है कंट्रोल आर। कंट्रोल आर का मतलब राइट फिल होता है। राइट फिल का मतलब यही डेटा अगर मेरे को इधर फिल करना है तो कंट्रोल आर करूँगा तो ये राइट फिल हो जाएगा। यही डेटा मुझे अगर इतने ऑप्शन इतनी कॉलम में फिल करना है तो कंट्रोल आर करूँगा तो ये डेटा को सभी जगह पर ये फिल कर देगा। मान लीजिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर राम, और ये राम मुझे इतनी जगह पर कॉपी करना है तो मैं कंट्रोल आर करूँगा सीधा। अदरवाइज मुझे क्या करना है, कंट्रोल सी करूँगा, फिर सेलेक्ट करूँगा, फिर कंट्रोल वी करता हूँ तो मैं राइट फिल कर सकता हूँ सीधा। कंट्रोल एस का मतलब होता है सेव, यानी कि फाइल को सेव हो गया है। कंट्रोल टी का मतलब होता है अगेन वही क्या है कि क्रिएट टेबल। जैसे मैं करूँगा कंट्रोल टी तो ये फिर से वही टेबल क्रिएट कर देगा जो कि हमने सीखा है कंट्रोल एल में। जो कंट्रोल एल है वही सेम टू सेम है कंट्रोल टी, तो ये सेम है। इसके बाद आता है कंट्रोल यू। कंट्रोल यू का मतलब होता है अंडरलाइन। जिस टेक्स्ट को सेलेक्ट करोगे उसी को अंडरलाइन कर देगा, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है ये। इसके बाद आता है कंट्रोल वी। कंट्रोल वी का मतलब जो कॉपी किया उसी को पेस्ट करेगा, यानी कि अगर ये मैंने कंट्रोल सी किया हुआ है तो जैसे मैं करूँगा कंट्रोल वी तो ये इस डेटा को यहाँ पे पेस्ट कर देगा। इसके बाद आता है कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू का मतलब होता है फाइल को क्लोज करना। जैसे मैं कंट्रोल डब्ल्यू करूँगा तो ये फाइल क्लोज हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ये वाली फाइल खुली हुई है, इसको मैं कंट्रोल डब्ल्यू करता हूँ तो ये फाइल यहाँ से क्लोज हो जाएगी। कंट्रोल डब्ल्यू हो गई क्लोज। इसके बाद आता है कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स का मतलब होता है कट। इस डेट को यहाँ से कट करना और यहाँ पे डालना, वी करना, तो यहाँ से कट हो जाएगी और यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। कंट्रोल जी, उसके बाद कंट्रोल वाई आना चाहिए, लेकिन कंट्रोल जी को पहले पढ़ेंगे, यानी कि ये करता है अनडू। जैसे मान लीजिए मैंने इसको बोल्ड कर दिया तो मुझे बोल्ड नहीं करना था तो मैं करूँगा यहाँ पे कंट्रोल जेड, यानी कि इसको अनडू करो, ठीक है। तो ये अनडू करता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे इनको इस तरह से कोई कलर दे दिया लेकिन मुझे नहीं करना था तो मैं कंट्रोल जेड करूँगा, यानी कि अनडू करो। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो चीज़ मैंने, मान लीजिए कि मैं इस एरिया को मैंने कर दिया यहाँ पे ये कलर दे दिया, लेकिन मुझे लगा कि ये मुझे कलर नहीं देना, कंट्रोल जेड कर दिया, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि नहीं ये तो मैं ठीक ही कर रहा था, तो मुझे रीडू करना है उस बात को, उसी काम को रीडू करना, तो फिर मैं करूँगा कंट्रोल वाई। तो कंट्रोल जेड का मतलब अंडू होता है, कंट्रोल वाई का मतलब होता है रीडू। तो इस तरह से आज हमने इस वीडियो में कंट्रोल के से लेकर के कंट्रोल जी तक की सभी शॉर्टकट को डिटेल में हमने सीखा है, और आप भी इसको पूरी तरह से इस वीडियो को देखेंगे और सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।